वेलकम बैक। मैं लवकेश सहाय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ये आपकी मैथ पेडागोजी क्लास है और ये प्रीवियस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए एक बार फिर स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, बच्चों को गणित सरल एवं रुचिकर लगे, इसके लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या उपाय करना चाहिए। और एक टीचर क्या करेगा कि बच्चे को उसमें इंटरेस्ट आए, उसे आसान लगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है गणित में मनोरंजन को स्थान देना, क्रियात्मक कार्य को प्रधानता देना। थर्ड ऑप्शन आपका बच्चों को ज्ञान प्रदान प्रदर्शन के लिए उचित अवसर प्रदान करना। तो आप ये तीनों ही टेक्निक का यूज़ करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिपिक प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियाँ अथवा संदर्भ डैश को दर्शाने के 5 तरीके हैं। डैश को दर्शाने के 5 तरीके हैं। तो किसको दर्शाने के 5 तरीके हैं? गणितीय चिंतन एवं विचार को दर्शाने के 5 तरीके हैं। ज्यामितीय ज्यामितीय प्रमाण जो है उसको दर्शाने के 5 तरीके हैं। गणित की पाठ्यचर्या के दर्शाने के 5 तरीके हैं, या फिर गणितीय शब्द भंडार को दर्शाने के 5 तरीके हैं। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गणितीय चिंतन एवं विचार को दर्शाने के 5 तरीके हैं। हम गणितीय चिंतन कैसे करते हैं? हाथों से लेकर करते हैं, स्थिर चित्रों को देखकर करते हैं ना, कोई पेंटिंग हुई या फिर कोई आपने देखा होगा जो आप ट्रिग्नोमेट्री करते हो ना, वहाँ पर एंगल्स का यूज़ किया जाता है। लिखित प्रतीक हो गए, है ना, कि आपको वर्बली दे दिया क्वेश्चन और आपको उसी के उसको पढ़ते हुए डायग्राम बनाना कि एक त्रिकोण है, इसके जो सेंटर है वो इसको 2 भागों में काटता है एक लंबे से, इस तरीके से। तो आप उसको पढ़ते हैं और उसको उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं। तो वास्तविक संसार की स्थितियाँ भी हो सकती हैं कि ये बिल्डिंग इस तरीके से खड़ी है तो कितने पर झुकेगी। ठीक है ना, इस तरीके से खंबा हमने, मतलब यदि हमें किसी खंबे पर सीढ़ी लगानी है तो कितनी डिग्री पर खड़ी होनी चाहिए, मतलब ये छोटी छोटी, और परछाई किस तरफ आएगी। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो आपने देखा होगा ये सब चीज़ें। तो ये गणितीय चिंतन एवं विचार को दर्शाने के 5 तरीके हैं। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन हो जाता है तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। आकृतियों के, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन, अच्छा, तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। पहला ऑप्शन आपका आकृतियों के वर्गीकरण करने में, मतलब बच्चों को यदि आप ये समझा देते हो ज्यामिति में आकृतियाँ किस तरीके से वर्क करती हैं, कैसा हम इनको लेते हैं, तो बच्चा के उसमें क्या परिवर्तन आएगा, बच्चे की सोच में, ठीक है, उसके बिहेवियर में, उसको मैथ पढ़ने के तरीक़ों में, आकृतियों के वर्गीकरण करने में कि बच्चा इस चीज़ को समझ जाए कि आकृतियाँ इस तरीके से हैं, है ना, कोई ट्रायंगल है, कोई रेक्टेंगल है, कोई हेक्सागोन है। ठीक है, इस तरीके से तो इस चीज़ को समझ पाएगा, उन्हें समझने में, उनको कैरेक्टराइज करने में। दूसरा, वैसी आकृति को खींचने में कि वैसी आकृति जैसे ट्रायंगल बनाए तो वो और भी एंगल्स बना पाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन भी नहीं आपका। थर्ड ऑप्शन आपका आकृतियों की प्रशंसा करने में और तारीफ करने में, तो ये तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये तो सबसे गलत है। आपके शुरू के 3 ऑप्शन आपके गलत हैं। फोर्थ ऑप्शन है गणितीय परिषद पट ज्यामितीय आकृतियों का प्रदर्शन करने में, कि जो आकृतियाँ हैं उनको कैसे दर्शाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा गणित पाठ्यक्रम के उपागम है? आपको अप्रोचेस बताने हैं गणित के। ठीक है ना, तो पहला क्रिया केंद्रित उपागम, कि जो हमारा जो एक्टिविटी है, हमें जो सिखाना है, जैसे हमें आप बच्चों को डिवाइड करना सिखाना है, तो हमारी अप्रोच इस तरीके की हुई तो कि हम डिवाइड सिखा सकें। हमारा पूरा जोर क्या है, डिवाइड को सिखाने पर, चाहे उसे आप मार के सिखाओ या प्यार से सिखाओ। ठीक है ना, या फिर टीचिंग मेथड का यूज़ करके सिखाओ। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो तो, सेकंड ऑप्शन भी देख लेते हैं, अनुभव केंद्रित उपागम, की एक्सपीरियंस मिले बच्चे को। हम ज़्यादा बच्चे को एक्सरसाइज कराएंगे तो उसे एक्सपीरियंस मिलेगा, उस एक्सपीरियंस से वो आगे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएगा। ठीक है ना, और भी जो अदर क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। थर्ड ऑप्शन आपका विषय वस्तु केंद्रित उपागम, जो है सब्जेक्ट केंद्रित होना चाहिए। ठीक है ना, ये इसने ये बोल दिया। फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आप क्या करोगे, इन सभी मेथड्स का यूज़ करोगे। ठीक है, गणित पाठ्यक्रम के अंदर। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि किसी छात्र की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन 2 शिक्षकों के द्वारा करवाने पर अलग अलग प्राप्तांक आते हैं, मतलब किसी बच्चे ने एग्ज़ाम शीट लिखी है और उस एग्ज़ाम शीट्स को 2 टीचर चेक कर रहे हैं, दोनों ही मैथ के हैं या फिर दोनों ही टीचर इंग्लिश के हैं। लेकिन जब उन्होंने जो मार्किंग करी तो एक टीचर की जो मार्किंग आ रही है वो आ रही है कम और दूसरे टीचर की मार्किंग आ रही है ज़्यादा। ठीक है ना, मतलब मार्क्स ऊपर नीचे आ रहे हैं, बल्कि आनी चाहिए सेम, 1-2 मार्क्स का अंतर हो सकता है लेकिन ज़्यादा का अंतर ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो परीक्षा में कमी थी। अब परीक्षा में किस चीज़ की कमी थी आपको बताना है। विश्वसनीयता पर, वेद्यता पर, वस्तुनिष्ठता पर,
या कठिनाई के स्तर पर। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विश्वसनीयता, वो ठीक होगा, क्योंकि इसमें विश्वसनीयता नहीं है कि यहाँ पर विश्वसनीयता का मतलब इस तरीके से लगेगा कि कोई भी टीचर यदि उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करे, ठीक है, या फिर किसी भी बच्चे की कॉपी चेक करे, मतलब उस बच्चे ने जो लिखा है, यदि उसने जितना भी लिखा है, यदि 10 टीचर कॉपी चेक करते हैं तो सब मार्क्स सेम देंगे। सेम मतलब यदि 70 है तो कोई टीचर 71 दे सकता है, 69 दे सकता है, लेकिन ज़्यादा का अंतर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर किस चीज़ की कमी है? विश्वसनीयता की कमी है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, आपको वो बताना जो नहीं है, मतलब 3 है। पहला पंक्तिबद्धता, दूसरा गणना, तीसरा है अंक लिखना और चौथा है संरक्षण। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है संरक्षण, ये आपकी संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। पंक्तिबद्धता होनी चाहिए संख्याओं में, ठीक है, 1 2 3 एक पंक्ति में होते हैं ना, या फिर असेंडिंग में, या फिर 2 के गैप में 2 4 6, मतलब इस तरीके से। दूसरा है गणना करना, हम इनकी गणना कर पाएंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। अंक लिखना 1 2 3 इस तरीके से। लेकिन जो संरक्षण है वो इसका जो है महत्वपूर्ण पहलू नहीं है संख्या की समझ का। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा, जो नहीं वाला, ठीक है, फोर्थ है नहीं वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित का ज्ञान समाज में जीने के लिए प्रत्येक को होना आवश्यक माना जाता है। कि आपको मैथ की जो है बेसिक जो नॉलेज है वो होनी चाहिए यदि आपको सर्वाइव करना है तो, क्योंकि गणित शिक्षण व्यवहारगत होता है, ठीक है, व्यवहार में आप इसको यूज़ करते हो। यदि आप दुकान पर जा रहे हो, कहीं भी आप किसी भी दुकान पर चले जाओ, कितनी दूर कितनी पास, वहाँ पर आप गणित का यूज़ करोगे। या फिर आप मार्केट में जा रहे हो तो वहाँ पर भी आप गणित का यूज़ करते हो। सेकंड ऑप्शन है, बहुत सी सामाजिक क्रियाएं गणित पर निर्भर होती हैं। बहुत सी नहीं, आप ये बोल सकते हो 98% या फिर 99% आप मैथ का ही यूज़ करते हो। चाहे आप मकान बनाओ, चाहे आप ड्राइंग बनाओ, चाहे आप कोई वुडन वर्क कर रहे हो, ठीक है ना, कुछ भी लीजिए आप, आपको हर जगह गणित का यूज़ करते हुए मिलेगा। आप यदि इतिहास के यदि आप स्मारक देखते हो, चाहे वो गीज़ा के पिरामिड हो, है ना, या इजिप्ट के पिरामिड हो, चाहे ताजमहल हो, चाहे आप कुतुब मीनार को देख लीजिए, उसमें भी जो है अंदर जो स्टेयर्स हैं वो भी एक सीक्वेंस में एक मेजरमेंट लेकर के इनकी जो ऊंचाई है वो इतनी होनी चाहिए ताकि जो लोग हैं उस पर आसानी से चढ़ के ऊपर की तरफ जा सके। आप कुछ भी ले लीजिए अपनी जो लाइफ में, वहाँ पर आप गणित का यूज़ करते ही हैं, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन है आपका, गणित व्यक्ति में तर्कात्मक कौशल का विकास करता है। गणित जब पढ़ने से एक फ़ायदा ये होता है कि आप तर्क वितर्क कर सकते हो। यदि आप, मतलब जैसे आप ये देखिएगा, यदि आप सामान लेने गए दुकान पर, और जो दुकान पर जो आप सेल्समैन है, यदि वो आपसे बोलता है कि मैं इतने % पर चीज़ आपको दे रहा हूँ, इतने डिस्काउंट पर, इतने % पर इतने का डिस्काउंट मिलेगा, और यदि वो इतना का डिस्काउंट नहीं दे रहा है, यदि आपको गणित की नॉलेज है तो आप तुरंत कैलकुलेट कर लोगे, तर्क कर लोगे, ठीक है ना, कि इतना % पर इतना मुझे डिस्काउंट मिलना चाहिए और इतने मुझे पैसे देने हैं, लेकिन ये मेरे से ज़्यादा पैसे ले रहा है अब भी, ठीक है। तो यदि मतलब है कि ये % तो सही बता रहा है, लेकिन ये कैलकुलेशन में दिक्कत कर रहा है सामने वाला, आप इसको पकड़ सकते हो। तो यहाँ पर भी तर्कात्मक जो कौशल है यदि इससे विकसित होता है आपके गणित से। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन भी ठीक है, फर्स्ट भी ठीक है और सेकंड भी ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा, क्योंकि उपरोक्त सभी ये इन सभी को मिला कर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से क्या उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत है? अब उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत क्या है आपको वो बताना है। पहला ऑप्शन आपका, अध्यापक व छात्र में निकट संबंध हो। दूसरा कार्यानुभव। तीसरा मतलब अध्यापक का व्यापक दृष्टिकोण। और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, अध्यापक का व्यापक दृष्टिकोण, यहाँ पर हमने इसको इसलिए लगाया क्योंकि टीचर का जो दृष्टिकोण है वो बहुत बड़ा होना चाहिए बच्चे के लिए, चाहे कोई एक बच्चा हो चाहे ग्रुप हो, ताकि वो अपने इस दृष्टिकोण के थ्रू बच्चों की हेल्प कर सके कि बच्चा कहाँ पर गलती कर रहा है, मुझे बच्चे को किस तरीके से समझाना है, ठीक है, मतलब उपचारात्मक है, तो मुझे इसकी जो गलती है उसको किस तरीके से, किन मेथडों से सॉल्व करनी है जो उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर जिस सब्जेक्ट में वीक है, जिस टॉपिक में वो वीक है, उसको किस मेथड से मैं ठीक कर सकता हूँ, किस अप्रोच से ठीक कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा कि एक जो टीचर का जो दृष्टिकोण है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा, ठीक है। और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देशन होगा। यहाँ पर इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। पहला ऑप्शन आपका, परिशुद्ध रूप से सेंटीमीटर और इंचों में रेखाखंड को माप सकता है और रेखाखंड में अंत बिंदुओं को चिन्हित कर सकता है। सेकंड ऑप्शन आपका, रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। तो सेकंड ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, कि यहाँ पर इसने परिभाषा मतलब परिभाषित करने की बात बोल दी है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका, रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, बिंदु चिन्हित कर सकता है दी गई लंबाई
के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर रेखा और रेखाखंड में अंतर की बात कर दी गई है। फोर्थ ऑप्शन है सेंटीमीटर और इंचों में रेखा को परिशुद्ध रूप से माप सकता है। रेखा का नाम बता सकता है। देखो, रेखा का नाम भी नहीं बता सकता बच्चा, तो ये भी गलत है। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन भी बस यहाँ पर जो है सही लग रहा है कि जो परिशुद्ध रूप से मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता सकता बच्चा सेंटीमीटर और इंच को, ठीक है, इनको नहीं माप सकता, नहीं बता सकता। और रेखाखंड के अंत बिंदु को चिन्हित कर सकता है। तो रेखाखंड के जो लास्ट वाले बिंदु हैं उनको जो एक दूसरे से जोड़ना। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा और सबके कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। तो ऐसा क्वेश्चन कैसा है आपको बताना। बच्चों को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सके। अधिसंज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चे की सहायता करता है। मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं। तो दो संख्या को गुणा करने पर 24 गुणनफल आना चाहिए। तो यहाँ पर तो बहुत सारी संख्या हो सकती है ना। आप यहाँ पर 2 12 ले लीजिए, 6 4 ले लीजिए, 8 3 ले लीजिए, ठीक है, 8 3 8 ले लीजिए। इसका अपोजिट कर दिया हमने। वृद्ध अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसे इसके निश्चित अंत मतलब ये मुक्त होता है और एक अंत बंद वाला, ठीक है, कि जिसके एक से तो एक या दो आंसर को मतलब एक पर्टिकुलर आंसर होगा इसका, ठीक है ना, तरीका होगा। तो फोर्थ ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपके बच्चों को सामान्य समस्या समाधान रणनीति को सुझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सके। तो फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं है और आपका सेकंड ऑप्शन भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझाने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है। कागज मोड़ने के प्रयोग से, कि कागज को मोड़ के दिखाए कि बेटा देखो इसके जो हैं जो इनकी जो भुजाएं हैं वो जो है उनके जो क्षेत्रफल है, भुजाएं नहीं, क्षेत्रफल जो है वो समान है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है पैमाने के प्रयोग से, पैमाने से इनको नाप के दिखाएंगे, है ना, कोई स्केल लेकर मेजरमेंट के लिए कि देखो इसका ये है, इसका इतना, इसका इतना, तो इनके क्षेत्रफल समान होंगे। थर्ड ऑप्शन है आपका जियो बोर्ड के प्रयोग से। फोर्थ आलेख मतलब ग्राफ पेपर के प्रयोग से। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो ठीक होगा। आलेख मतलब ग्राफ पेपर के आप यूज़ करोगे, उनमें ग्राफ पेपर में छोटे छोटे बॉक्स होते हैं। जब आप इनके क्षेत्रफल की बात करोगे तो वहाँ पर जो सेम जो है बॉक्स फिल होंगे इन इस आकृति को बनाते समय। तो बच्चे इस चीज़ को समझ पाएंगे देखकर कि सेम संख्या में, सेम यूनिट में जो है आलेख पेपर पे जो है जो बॉक्स हैं वो कवर हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा, क्योंकि इससे पता चलता है कि इनका क्षेत्रफल सेम है। जब सेम बॉक्स कवर हो रहे हैं तो क्षेत्रफल भी इनका समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना कहलाता है, क्या कहलाता है। उपचार, निदान, त्रुटि या विचार। अधिगम संबंधी कठिनाइयों को और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना मतलब बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, गलती किस तरीके से कर रहा है, मतलब किस तरीके से नहीं, गलती कहाँ कर रहा है, किस वजह से कर रहा है। निदान, गलती बच्चा कहाँ कर रहा है हमें पता होना चाहिए, हम इस चीज़ का पता लगाते हैं, उसे निदान कहते हैं। जब हम पता लगाते हैं तो हम उसका उपचार करते हैं, मतलब उस गलती को सुधारने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। केवल एल्गोरिथम का वर्णन करके, देखो वर्णन नहीं करना क्योंकि आप छोटे क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हो। सेकंड ऑप्शन आपका कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, मतलब एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना, मतलब आप वर्बली बता दोगे स्पष्ट करने का मतलब यहाँ पर ये है, और फिर आप एक्सरसाइज वर्क दे दोगे बहुत सारा, तो ऐसा भी नहीं है। केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर कि ये इक्वेशन इस तरीके से, ये ऐसा, ये वैसा, इसका ऑपरेशन इस तरीके से होगा ना, स्टेप्स ये होंगे, तो ये भी नहीं होगा। जो सबसे बेस्ट तरीका हुआ है कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके अब एक्टिविटी करा हुआ है ताकि बच्चा एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो और सीखे। जब एक्टिविटी करा हुआ है तो एक्टिविटी इंडिविजुअल भी हो सकती है, ग्रुप में भी हो सकती है। अब कौन सी वाली अच्छी होती है, वैसे तो इंडिविजुअल वाली इतनी अच्छी नहीं होती एज़ कम्पेयर टू आपको जो है ग्रुप वाली से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर्विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। अब कौन सी आप मूल्यांकन योजना का प्रयोग करोगे। क्षेत्र भ्रमण आप ले आओ कि इतिहास की ये इमारत देखो कितने अच्छे तरीके से बनी है, मेजरमेंट कितना अच्छे से लिया गया है,
इतने घुमाव में ली गई है। पहले लोगों को नहीं आता था पढ़ना, फिर भी इतने अच्छे तरीके से मेजरमेंट लेते थे। मौखिक परीक्षण से बच्चा कैलकुलेशन और ड्रिल कार्य पत्रक। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। मतलब और भी देख लेते हैं। दूसरा, अब सर्वेक्षण नहीं होगा, पर जांच सूची भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन होगा क्षेत्र भ्रमण, मौखिक परीक्षण, जांच सूची नहीं होगा इसमें, सेकंड वाले में कट गया। क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण भी नहीं होगा, क्योंकि सर्वेक्षण सेकंड वाले में। तो यहाँ पर जो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही वो ठीक है, ठीक है। तो आज एक बार फिर हमने आपके जो है चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं, आपके हिंदी मैथ पैडागोजी के 10 से 15 क्वेश्चन करें। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में, खासकर मैथ पैडागोजी में, ज़्यादा स्कोर कर सकें। इसी के साथ मैंने इस चैनल पर आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ साथ आपके जो और भी जो पैडागोजीज के जो सब्जेक्ट है उनके वीडियोस अपलोड कर रखी है। यदि आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो उन्हें भी जाकर जरूर देखें, ताकि आप उन सब्जेक्ट में भी अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।